जय हिंद साथियों। तो आ गए हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। आपका अपना यूट्यूब चैनल डिफेंस वाला 91 पर स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग लूसेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आज। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बोल देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुंच सके। तो आज इस क्लास में लूसेंट फिजिक्स पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 90 तक क्वेश्चन हो गया था, 91 के देखते हैं। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन 90 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में 89 तक पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप कम अवशोषण करता है। सफ़ेद वस्त्र ताप कम अवशोषण करता है, इसीलिए सलाह दिया जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहने। न्यून तापमानों, देखिए ये एसएससी 2004 में पूछा गया है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो 91 का हो जाएगा डी, यानी कि अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरियों से। अगला क्वेश्चन है, पूरा एनालिसिस के साथ बताया जा रहा है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। 93 नंबर में चलते हैं। तो वहाँ है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और इसको जल्द से जल्द लूसेंट फिजिक्स को पूरा कंप्लीट करना है। अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं 94 का, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण क्या है? तो उपयुक्त कारण हमें यही है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होना। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। किसी द्रव है उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 डिग्री से कम। पृथ्वी पर 100 और पहाड़ों पर 100 डिग्री से कम होना चाहिए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप से अधिक जलता है क्योंकि उबलते पानी से कम। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण। तो अगला है 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो
प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। 99 का है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो 99 का हो जाएगा ए अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 100 है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी। तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति कितना होता है? प्रकाश की गति कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा के दिन। ये सब पॉइंट याद करके रखिए। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ये तो 105 का हो जाएगा बी, यानी कि उसका अति उचित अपवर्तनांक सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। फिर से पढ़ते हैं। उचित रीति से कटे हीरे का अवधारणा चमक का आधारभूत कारण यह है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो अगला चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। तो 106 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश एवं परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। 107 नंबर क्वेश्चन है सी किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस घटना के कारण होता है? फिर से पढ़ते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो परावर्तन कोण होगा। सही से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। एक समतल दर्पण पर क्वेश्चन नंबर 108 है, यानी कि 108 है। एक समतल दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन किरण, तो इतना हम जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है sin i बटा sin r स्नेल के नियम से। आगे चलते हैं। कोण I इज इक्वल टू कोण R। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे। अगर प्रकाश का कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं 1.5 0.5 नहीं 30 तिहाई 90 3.0 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सिंपल वे में। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा पर। कितना? तो 2 थीटा पर।
यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा पर। तो आगे चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। हीरे से कांच में। मृग तृष्ण उदाहरण है। मृग तृष्ण उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है भाई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल रिफ्रैक्शन का। मृग तृष्ण उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो 113 क्वेश्चन नंबर है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक की इंडोस्कोपी आधारित है। तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण यानी कि डिफ्यूजन का कारण है। तो 116 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी, धूल कण। धूल कण। धूल कण खतरे के संकेतों के लिए, खतरों के संकेतों के लिए, खतरों के संकेतों के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। लाल रंग का खतरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत दूर तक नजर आता है। दूर तक क्यों नजर आता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम है, इसका बिखराव बहुत कम है, इसमें बिखराव गुण बहुत कम है, बहुत कम बिखरता है। तो 180 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। 120 नंबर क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है? तो 120 का हो जाएगा ए, बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मोटर कार में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अब उत्तल दर्पण का। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो 122 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या? तो अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। जो मानव है वो आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे 124 नंबर क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो जितना प्रतिबिंब में होता है संपूर्ण उसका सीधे आधा हो जाता है, उसका लंबाई होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। 126 में है 126 में है,
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। जैसे करता है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप में जो चश्मा लगाते हैं वो धूप के चश्मे की क्षमता होती है जीरो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है 128 में बोलता है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसके यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 50, 2 50 100। समझ गए हैं। अब चलते हैं 129 में। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित नहीं करता है 30 नंबर क्वेश्चन है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा तो पीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो पीला दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा पीला। 131 नंबर चलते हैं। तो 131 नंबर चलेंगे तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। 132 में चलते हैं। तो तीन रंग मूल रंग हैं। ये हैं नीला, हरा, लाल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। अगला है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है। जब समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम होगा सफ़ेद। इसका एक ट्रिक है, बता दिया जाएगा। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा एनालिसिस करके और अच्छा तरीक़े से बताएंगे। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो आइरिस। अगला चलते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी। 138 नंबर क्वेश्चन है दूरदृष्टि निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो ने। 140 नंबर क्वेश्चन है आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से भाग से तुलना की जा सकती है। तो किससे तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म हो जाएगा। 141 है, बोलता है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है?
वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। अगला चलते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली ही तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर बीच रास्ते में ही बिजली गिरने लगेगा तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? कार की खिड़कियों बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, यही सुरक्षित है। 144 नंबर है, दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कूलाम के नियम के द्वारा होता है। कूलाम के नियम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर को। किसका हो जाएगा? तो विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है तो चांदी हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च परंपरागत, उच्च परंपरागत, उच्च परंपरागत। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए अधातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा मुक्त रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक क्यों किया जाता है? इसका गलनांक अधिक होता है, या सस्ता होता है, या बहुत टिकाऊ होता है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, या सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता है वो कम होता है, इसीलिए इसको विद्युत चालकता के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव पर, समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोध पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा समान विभव पर, समान विभव पर। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा है, तभी आगे कुछ कर सकते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उस युक्ति को क्या कहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है? तो उस युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। 152 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, तो धारा भूमि में चली जाएगी। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो 154 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0, 1 से कम, अनंत। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत।
प्रतिरोध रेजिस्टेंस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे यानी कि घरों में जितना भी करंट से चलता है, यानी कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किसी भी क्रम में। तो 156 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समांतर क्रम में। जी हाँ, समांतर क्रम में, जैसे 1/R1 1/R2 फॉर्मूला हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, तो 157 का हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ओम का नियम। ये डी हो जाएगा, ओम का नियम। अगला चलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो संपूर्ण प्रतिरोध, तो हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है तो समांतर क्रम में है, इसलिए श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में, सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना रहेगा रेजिस्टेंस। अगर हमको समांतर क्रम में पैरेलल में पूछ रहा है तो 1/R1 प्लस 1/R2, 2 रेजिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसका अगर कॉमन लिया जाए तो 3 और 6 का कॉमन हो जाएगा 6, यानी कि 3 2 प्लस 1 यानी कि 3/6 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। 161 नंबर का क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो 162 का हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? तो वोल्टीय सेल का जो आविष्कारक थे वो अलेक्जेंडर वोल्टा थे। वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर वोल्टा थे। 164 का है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। 165 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किससे प्रतिपादित किए गए हैं? वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किससे प्रतिपादित किए हैं? तो 166 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि फैराडे। क्या हो जाएगा? तो बी, फैराडे। विद्युत फ्यूज से इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, विद्युत फ्यूज से इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक को चाहिए, निम्न गलनांक को चाहिए। 168 नंबर को हो जाएगा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो 168 में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि टीन और शीशे का मिश्र धातु का सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए परफेक्ट बनाया जाता है। टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 169 का देखते हैं, तो 169 को हो जाएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, किस तत्व से बना होता है, किस एलिमेंट से बना होता है?
तो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत हीटर का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो 170 का हो जाएगा ए, यानी कि नाइक्रोम का। नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का। किस चीज का बना होता है? तो नाइक्रोम का। अगला है, यदि 100 वाट 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग में मान होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ऊर्जा बराबर वाट गुने, यानी कि 1 वाट गुने घंटा बटा 1000। तो 100 गुने 10 बटा 1000, तो ये 1000 से 1000 खत्म, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, अच्छा लगा होगा तो। 172 नंबर क्वेश्चन में है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक है? निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक है? तो 173 का हो जाएगा सी, क्रोमियम। क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन, ये विद्युत अनुचुंबकीय था क्रोमियम। कौन, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो 174 का हो जाएगा बी, बिस्मथ। बिस्मथ। 175 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 175 नंबर का बी, यानी कि ऑस्टेट द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ऑस्टेट द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? तो 176 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जनित्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनित्र। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो 177 का हो जाएगा ए, फैराड के नियम। ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने की प्रयुक्त होती है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। अगला है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा का संरक्षण। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। 183 नंबर का क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 8। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 8। नाभिक का आकार होता है VVI। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो 186 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने। थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है वो हो जाएगा
एक यूनिट ऋणावेश, एक यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो इसको हो जाएगा समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो 190 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तत्व। समस्थानिक गुण किस में पाया जाता है, तो तत्व में पाया जाता है। समस्थानिक गुण किस में पाया जाता है, तो तत्व में पाया जाता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक है, वो जब दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। जब दो एक भारी नाभिक दो हल्के में टूट जाते हैं तो उसको नाभिकीय विखंडन, और जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। अगला है परमाणु बम यानी कि एटम बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम या एटम बम का सिद्धांत आधारित है, तो इसका किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, क्योंकि बिखराव होता है, बिखराव होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी यानी कि बीटा किरणें भी, अल्फा किरणें भी, गामा किरणें भी, बीटा किरणें भी, गामा किरणें भी, अल्फा किरणें भी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो 195 का हो जाएगा सी, गामा किरणें। गामा किरण कोबाल्ट 60 है, वो आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कोबाल्ट किरणें। अगला है 196 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 196 का हो जाएगा ग्रेफाइड, ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। तो 198 नंबर का क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो इसका हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नियंत्रित विखंडन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक, नियंत्रित विखंडन द्वारा। 199 का हो जाएगा 200, फाइनली 200 तक पहुंच गए हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जाल D2O का प्रयोग किस किस रूप से किया जाता है, किस रूप से किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जाल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मंदक के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंदक के रूप में ए, मंदक के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में। फाइनली 200 क्वेश्चन हो गया है और हमें 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन और बच रहा है, तो इसको भी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट चलेगा। फिजिक्स का लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक अब अपनी मुट्ठियों में हो जाएगा, फिजिक्स से एक क्वेश्चन भी छूटने वाला अब नहीं है। तो आज वीडियो को इतना ही पे लास्ट करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हो, इस वीडियो में बने हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो बगल में डिसलाइक वाला भी ऑप्शन रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।